आज के समय में छोटे कारोबारियों से लेकर बड़े बड़े बिजनेसमैन तक हर कोई अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए बैंक से लोन लेता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सरकार को लोन आखिर कौन देता है या देश के पास पैसा कहां से आता है? तो चलिए जानते हैं कि सरकार को लोन आखिर कौन देता है। वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह वीडियो पहुंच सके और लोग जान सकें कि देश को कर्ज आखिर कौन देता है और कहां से आता है देश के पास पैसा। दोस्तों, आज तक हमें यही लगता आया है कि हमारा पैसा पूरी तरह से सरकार के नियंत्रण में रहता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर करेंसी की कार्यप्रणाली को समझना है तो हमें अमेरिकन डॉलर को समझना होगा, क्योंकि आज के समय में हर देश की करेंसी अमेरिकन डॉलर पर ही निर्भर है। हम लोग अक्सर न्यूज़ चैनल्स में सुनते रहते हैं कि रुपया डॉलर के मुकाबले इतना कमज़ोर हुआ या इतना मजबूत हुआ, लेकिन ऐसा क्यों कहा जाता है? इसको समझने के लिए हमको चलना पड़ेगा 20वीं सदी की शुरुआत में, जब अमेरिका में दुनिया के 7 सबसे अमीर व्यक्तियों की एक बैठक हुई जो आगे चलकर दुनिया का भविष्य तय करने वाली थी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि केवल 7 लोग कैसे दुनिया का भविष्य तय कर सकते थे। तो मैं आपको बता दूं कि उस समय दुनिया में मौजूद सारी रकम का 25% सिर्फ इन 7 लोगों के पास ही हुआ करता था। इस मीटिंग ने एक ऐसे सिस्टम को जन्म दिया जिसे फेडरल रिजर्व सिस्टम कहा गया। अब ये सिस्टम क्या था? तो दरअसल इस सिस्टम में एक ऐसे बैंक का जन्म हुआ जो सरकार को कभी भी लोन दे सकता है, जिसे फेडरल बैंक कहा गया। फेडरल सिस्टम की बात करें तो इसका काम हर देश में एक सेंट्रल बैंक की स्थापना करना था। जैसे भारत में बना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक वैसे ही अमेरिका में बना फेडरल रिजर्व बैंक। अपने शुरुआती दौर में यह सिस्टम ब्रेटन वुड्स सिस्टम पर चल रहा था। अब आप कहेंगे कि यह ब्रेटन वुड्स सिस्टम क्या था? तो देखिए, अगर उस समय में किसी के पास कोई पैसा था तो वह एक हिसाब से सोना था, यानी कि सोना एक तरह से पैसे के लिए दी हुई राशि हुआ करती थी, जिसने डॉलर को सोने पर निर्भर कर दिया और दुनिया के सभी देशों की करेंसी अमेरिकन डॉलर पर ही निर्भर हो गई। यानी कि दुनिया में जो भी व्यापार होगा वह अमेरिकन डॉलर में ही होगा, और इस तरह से अमेरिकन डॉलर इंटरनेशनल करेंसी बन गया। और यही प्रक्रिया आज भी जारी है और शायद आगे भी जारी रहेगी। आज अगर हमें कोई विदेशों से सामान खरीदना है, जैसे कि पेट्रोलियम, गोल्ड, इलेक्ट्रॉनिक्स और भी कोई सामान विदेशों से इंपोर्ट करना है, तो उसका भुगतान हमें डॉलर में ही करना पड़ता है। यही कारण है कि सभी देशों के बैंक अपने पास डॉलर के रूप में कुछ रिजर्व जरूर रखते हैं, ताकि वे विदेशों से चीज़ों को इंपोर्ट कर सके। अब बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ और जानते हैं कि आखिर पैसा आता कहां से है। बहुत से लोगों को लगता है कि हर देश अपनी करेंसी खुद छापता है, तो एक ही बार में बहुत सारी करेंसी छापकर उसे लोगों में बांट दिया जाए, जिससे कोई भी गरीब न रहे और सभी लोग एक ही बार में अमीर बन जाएं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ऐसा नहीं किया जा सकता। तो फिर पैसा आता कहां से है? तो देखिए, दरअसल हमारा पैसा लोन से आता है। जी हाँ, आपने एकदम सही सुना। देखिए दोस्तों, जब भी सरकारों को लोन की जरूरत पड़ती है तो वो एक बॉन्ड बनाती है जो सेंट्रल बैंक तक जाता है, जैसे कि भारत का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। फिर बॉन्ड के एवज में बैंक पैसा सरकार को दे देते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इन बैंकों के पास पैसा कहां से आता है। दरअसल ये पैसा बैंक अपने पास से नहीं देते, बल्कि लोन के इस पैसे को छापा जाता है और इस तरह से नई करेंसी बाजार में आ जाती है। अब ऐसा भी नहीं है कि जब मन करे और जितना मन करे पैसा छाप लें। बैंक अपने रिजर्व से पैसा नहीं देती, बल्कि करेंसी छापी जाती है और फिर यही पैसा देश की इकोनॉमी का हिस्सा बन जाता है। यहाँ पर एक बात गौर करने वाली है कि जो ये नया पैसा बाजार में आया है, इसकी वजह से जो पुराना पैसा बाजार में मौजूद है उसकी कीमत घट जाती है। यहाँ पर एक बात गौर करने वाली है कि
कि जब भी हम किसी बैंक से लोन लेते हैं तो हम इंटरेस्ट भी तो चुकाते हैं, तो इंटरेस्ट के लिए नया पैसा कहाँ से आता है? जवाब है कि कहीं से भी नहीं। इसीलिए तो आज दुनिया का हर देश किसी न किसी कर्ज के नीचे डूबा हुआ है। जो देश जितना ज़्यादा अमीर है वह कर्ज में भी उतना ही ज़्यादा डूबा हुआ है। इसका सीधा सा मतलब है कि ज़्यादा कर्ज मतलब लोगों के पास उतना ही ज़्यादा पैसा है, उनके खर्च भी उतने ही ज़्यादा हैं और देश की इकोनॉमी भी मजबूत है। एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे अमीर देश अमेरिका के ऊपर करीब 29 ट्रिलियन डॉलर का कर्ज है, जबकि भारत पर सिर्फ 2.5 ट्रिलियन डॉलर का ही कर्ज है। हमारा पड़ोसी देश चाइना, जो कि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी वाला देश है, उसके ऊपर भी हमसे कहीं ज़्यादा यानी कि करीब 11.5 ट्रिलियन डॉलर का कर्ज है। इससे तो यही निष्कर्ष निकलता है कि उधार ही असली पैसा है, और अगर सारे देश अपना सारा कर्ज चुका देते हैं और खुद को कर्ज के बोझ से आज़ाद कर देते हैं तो फिर नया पैसा नहीं बनाया जा सकेगा, जिससे सारी की सारी ग्रोथ रुक जाएगी। आसान भाषा में सारे तामझाम को समझने पर यही तर्क सामने आता है कि कर्ज ही पैसा है। जब भी कोई देश या शख्स कर्ज लेता है तो सेंट्रल बैंक नई करेंसी को मार्केट में लाता है। इस करेंसी की असल में कोई भी कीमत नहीं है, बल्कि यह सेंट्रल बैंक द्वारा आपसे किया गया सिर्फ एक वादा है। हम अपने तमाम नोटों पर इस वादे को देख और पढ़ सकते हैं। जैसे कि 100 रुपए के नोट पर आप देखेंगे कि उस पर लिखा होगा, मैं धारक को 100 रुपए अदा करने का वचन देता हूँ, और उसके नीचे रिजर्व बैंक के गवर्नर द्वारा साइन किए गए होते हैं। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि जैसे जैसे लोन दिए जाते रहते हैं वैसे वैसे नए रुपए बनाए जाते हैं और पुराने रुपयों की कीमत कम होती रहती है। इसीलिए तो आज से 20 साल पहले जिस चाय की कीमत मात्र 1 रुपया हुआ करती थी, आज उसी चाय की कीमत 10 रुपये हो गई है। दोस्तों, आप इस बारे में क्या राय रखते हैं हमें बताइए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम ऐसी ही नॉलेजफुल वीडियोस आपके लिए लाते रहें। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।